आपको क्या लगता है कि ये जो एकनाथ शिंदे की शर्त आई है कि अगर आप बीजेपी के साथ आ जाओ तो सरकार बच जाएगी, क्या आपको लगता है ये शर्त ऐसी है जो उद्धव ठाकरे इस पर विचार करना पड़ सकता है? हालांकि अभी तो वो इस क्राइसिस को मैनेज करने में लगे होंगे कि हम ऐसा क्यों करें, हमारे विधायक ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो ये दोनों सवाल हैं आपसे दरअसल कि क्या इस क्राइसिस को मैनेज करने की स्थिति में है या हाथ से निकल चुकी है। देखिए मुकेश जी, इस पूरे क्राइसिस के दो पहलू हैं। एक है सरकार बचाना और एक शिवसेना का अपना पहलू है। शिवसेना को ये टूटना पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले छगन भुजबल चले गए, उसके बाद नारायण राणे, राज ठाकरे, ये टूट होने के बाद भी शिवसेना सर्वाइव कर गई। और जो लोग गए वो लोग शिवसेना की प्रतिस्थापना नहीं कर पाए। उन्हें अल्टीमेटली किसी ना किसी बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में जाना पड़ा। सारा खेल जो है सरकार का, ये नंबर गेम पे है। मैं बार बार कहता हूं, सवाल ये है कि यदि एकनाथ शिंदे 37 विधायक शिवसेना के, इंडिपेंडेंट वगैरह नहीं, सिर्फ खाली शिवसेना के 37 विधायक यदि वो मैनेज करते, उनके साथ चले जाते हैं, तो ये सरकार जाना तय है। हाँ, इमीडिएटली नहीं जाएगी क्योंकि अभी स्पीकर जो है वो एनसीपी का है, मतलब जो डिप्टी स्पीकर है वही स्पीकर है सब। अभी वो लिस्ट देंगे, उसके बाद वो वेरीफाई होगी। वेरीफाई होने के बाद स्पीकर के पास कोई लिमिट नहीं है कब तक वो हाँ कहे ना कहे। ये थोड़ा सा टाइम खींचने का प्रयास करेंगे। इतने में ये जो 30 विधायक, 35-37 विधायक होंगे, उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा। शिवसेना उनको कुछ वापस लाने का प्रयास करेगी। ये सारी वर्कआउट होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये खेल होगा। यदि उनके पास 37 विधायक नहीं हो पाए, 30 विधायक हो पाए, 30 विधायक में भी फिर वो अलग गुट बना नहीं सकते। वो जो अपना एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको, उसके तहत आते हैं। यदि वो अब्सेंट रहते हैं हाउस से, तो हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाती है, तो फिर सरकार मेजोरिटी में रहती है। यदि वो सरकार वहां आके खिलाफ वोट करते हैं तो वोट नलीफाई हो जाता है, उनकी सदस्यता रद्द होती है, सरकार का फिर स्थिति नीचे हो जाती है। ये सारे आंकड़े पे है। अभी आंकड़ा किसी के पास कंफर्म नहीं है, ये सब बोलचाल की बात है। कोई चैनल बीबीसी ने कहा कि 9 विधायक है, कोई कहता है 30 विधायक है, कोई कहता है 30 विधायक है और 5 रस्ते में है और 2 आ चुके हैं, कोई कहता है 35 विधायक है, कोई कहता है 37 विधायक है। एक रीजनल चैनल ने तो जितने शिवसेना के विधायक ने उससे बड़ा आंकड़ा बता दिया है। तो ये तमाम बातें हैं, ये बातें सिर्फ शिवसेना को पता है और ये एकनाथ शिंदे को पता है अपने पास क्यों है। लेकिन इसमें जो चंद्रकांत पाटिल का एक स्टेटमेंट है वो बड़ा सूचक है। उन्होंने कहा कि अभी फल पका नहीं है, हम फल पक के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। हम क्यों गिराए फल को, हम अविश्वास प्रस्ताव की भी बात नहीं कर रहे। इसका मतलब फल पका नहीं, मतलब वो आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। बीजेपी प्रयास करेगी, निरंतर प्रयास करेगी और करना भी चाहिए। विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने में लगा रहता है और इस बार ये टूट हुई है, लेकिन ये टूट कोई नई नहीं है। ये एकनाथ शिंदे का जाना, ये सरप्राइज बीजेपी के लिए, सेना के लिए भी नहीं है और ये सरप्राइज उन तमाम पत्रकारों के लिए नहीं है जो शिवसेना को बहुत नजदीक से जानते हैं। ठाणे की और शिवसेना की ये लव हेट के रिलेशन आनंद दिघे के समय से। आनंद दिघे सम्राट थे ठाणे के, कई बार बाल ठाकरे को भी वो आंखें दिखाते थे। वो लव एंड हेट के रिलेशन थे रहे उनके। बाल ठाकरे को भी लगता था कि ये लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, वो सब हिस्ट्री हो गई। लेकिन उसके बाद बाल ठाकरे साहब के जाने के बाद फिर एकनाथ शिंदे अपने आप को आनंद दिघे के रोल में देखने लगे और वो एक सम्राट हो गए, उनको एक पावर सेंटर हो गया। पिछले समय भी जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने और शिवसेना ने तब बहिष्कार किया और एनसीपी ने वो सरकार बचाई। उसके बाद नागपुर का अधिवेशन था, 1 महीने का टाइम था। 1 महीने में शिवसेना सत्ता में शामिल होगी, उसी कंडीशन पे जो कंडीशन बीजेपी ने पहले रखी थी। तब मेरी ठाकरे परिवार में ही बात हुई थी। मैंने कहा था कि जब आपको इसी कंडीशन पे एक्सेप्ट करना चाहिए था तो पहले इतनी नौटंकी नहीं होती, पहले ही एक्सेप्ट कर लेते तो एक अच्छे हंसी मजाक, मतलब एक अच्छे एटमॉस्फेयर में सरकार बन जाती। तब उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल सत्ता में आने को तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी टूटती। एकनाथ शिंदे तब भी एक ऐसा पॉइंट थे, फ्रिजाइल पॉइंट, जो तब ये बोल गए थे यदि हम सत्ता में नहीं आए तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब एकनाथ शिंदे ये विद्रोही है, ये मालूम होते हुए भी यदि ये आपने साथ में रखा और कोई ठाणे में दूसरा नेतृत्व तो पूरा नहीं किया, ये पॉलिटिकल बहुत बड़ी गलती है और हाराकिरी है शिवसेना की जो उन्होंने की, जिसका उनको भुगतान है। सवाल फिर आंकड़े पे है। शरद पवार ने ये जरूर कहा महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि
एकनाथ शिंदे का मामला ये शिवसेना का अंदरूनी मामला, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सरकार उद्धव की रहेगी। बट शरद पवार जनरली सरकार के टिकने पे बड़े कॉशियसली बोलते हैं। यदि उनको जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ये कहते कि मैं दिल्ली मुंबई जा रहा हूं। जहां तक कांग्रेस और एनसीपी का सवाल है, हम साथ में हैं, अब शिवसेना का देखना होगा। ये सारी बातें उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे पास है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो अभी भी एकनाथ शिंदे के पास नहीं है। इसी आंकड़े के खेल पे वो बात हो रही है। अब इसमें दो सिनेरियो है। यदि आंकड़ा बनता है तो सरकार गिरती है, सरकार एक आध महीने में गिर जाएगी, 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम लग सकता है, जो प्रोसेस होता है उसमें। और यदि आंकड़ा नहीं हुआ तो फिर सचिन पायलट का जो हश्र हुआ वो एकनाथ शिंदे का हो सकता है। इसमें बीजेपी का लॉस कुछ नहीं है। इसमें जो लॉस होगा वो इन विद्रोही का होगा, और जो हीरो बन के आएगा फिर वो उठ के आएगा। क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे चले गए थे तब भी ये बात हो रही थी कि उद्धव पार्टी संभाल नहीं पाएंगे। उसके बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए और शिवसेना वापस आ गई, तो लोगों को लगा कि नहीं, शिवसेना फिर अभी कहीं ना कहीं उद्धव के हाथ में है। तो ये तमाम बात होती रहती है। अब उनका ये कहना कि हिंदुत्व बाल ठाकरे का है, और मुझे समझ में आया, अब ये भी बड़ी नासमझ की बात है कि 2.5 साल मंत्री पद पे रहने के बाद, मंत्री पद उपभोगने के बाद, पैसा कमाने के बाद, अब एकनाथ शिंदे को पता पड़ गया कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से बाल ठाकरे के हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। जनता भी इस बात को समझती है कि ये सब कहने की बातें होती है। सारा आंकड़ों का खेल है, आंकड़ा किसी के पास अभी कंफर्म नहीं है।